हरीना और आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट थर्ड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवाई थी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 टीएस गरेवाल बुक से, और आज हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो मैं ओवरऑल वो सारे पॉइंट कराने वाला हूँ जिसमें आपको डाउट हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा और खुद से इस वीडियो के बाद आप खुद से सेल्फ से ट्राई करिएगा, आपसे पक्का क्वेश्चंस होंगे। और अगर कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं टीएस गरेवाल बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ, जो मेरे पास 2020 की एडिशन है। तो जो पहला पॉइंट है मेरा, वो कह रहा है मानू स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश। मतलब मानू नाम का एक आदमी है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। और क्या कर रहा है वो? ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। और उसने साथ में बैंक अकाउंट भी खोला है और उस बैंक में उसने 4 लाख रुपए दिए हैं सेविंग अकाउंट से। तो अब देखो क्या है, सेविंग अकाउंट उस बंदे का पर्सनल अकाउंट होगा, और जब वो बिजनेस के बैंक में पैसा डाल रहा है मतलब कि वो इन फॉर्म कैपिटल लगा रहा है, तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश एंड ओपन अ बैंक अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन है हमारी। अब क्या कह रहा है कि मानो स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख तो उसने कैश लगाई है। तो कैश क्या है? एसेट है। यहां पे हम लिखेंगे कैश और यहां हम लिख देंगे 1 लाख। और साथ में क्या कह रहा है कि बैंक अकाउंट खोला है और उसमें उसने 4 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किया है। कहीं से भी करे वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने बैंक अकाउंट खोला है बिजनेस के लिए और उसने उसमें 4 लाख डिपॉजिट किए हैं। तो बैंक क्या है? एसेट है। तो यहाँ एक और कॉलम बनेगा बैंक, और यहां हम लिख देंगे 4 लाख। अब देखो, ये 1 लाख कैश, ये 4 लाख बैंक, प्लस करके 5 लाख कैपिटल होगी। तो 5 लाख इसकी कैपिटल होगी। लायबिलिटी अभी 0 है, कैपिटल 5 लाख। तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। मतलब कि 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है और जो बिल्डिंग की पेमेंट की है वो एसबीआई बैंक से लोन लेके किया है। तो देखो, सोहन आया था, इसमें सोहन से बिल्डिंग खरीदा है। तो उधार में तो बिल्डिंग खरीदा है, लेकिन सोहन से उधार में नहीं खरीदा। सोहन को तो पेमेंट कर दिया हमने, उधार बैंक से लिया है सोहन को पेमेंट करने के लिए। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे परचेज अ बिल्डिंग एंड मेक पेमेंट by taking a loan from SBI। अब देखो, SBI बैंक से लोन लेके हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो एसेट में एक नया कॉलम जनरेट होगा बिल्डिंग का। ठीक है, तो कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? हमने ये बिल्डिंग खरीदी है, तो क्या इस बिल्डिंग के लिए हमने अपने कैश में से पेमेंट किया है? नहीं किया ना, तो कैश 0 होगा। क्या हमने बैंक में से पेमेंट किया है? बैंक में से भी नहीं किया है, तो ये भी 0 होगा। लेकिन बिल्डिंग तो खरीदी है, और कितने की खरीदी है? 12 लाख की खरीदी है। तो इस बिल्डिंग की पेमेंट कहां से की है हमने? बिल्डिंग की पेमेंट की है हमने एसबीआई बैंक से लोन लेके। तो किसी भी बैंक से हम लोन लेंगे तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है, तो हम उसको लायबिलिटी में ही दिखाएंगे। तो यहां हमने लिख दिया लोन फ्रॉम एसबीआई, और यहां हमने लायबिलिटी में दिखा दिया 12 लाख। अब देखो, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो 1 लाख, 4 लाख, 12 लाख,
इज इक्वल टू 12 लाख प्लस 5 लाख। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल चलता है। तो यहाँ पे देखो इक्वल हो रहा है क्या, 1 और 4 5 और 12 17 लाख, 12 और 5 17 लाख, इक्वल चल रहा है ना मेरा। आपका भी इक्वल होना चाहिए, इससे हमारा आंसर हर स्टेप पे क्रॉस चेक होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट में कहता है कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज। तो मतलब क्या ये कहना क्या चाह रहा है कि हमने 20,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया है और 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की है। इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त पे की है, मतलब कि जो लोन हमने SBI से लिया था ना ये 12 लाख का, इस पे हमने 1 लाख, तो ये 12 लाख में से 1 लाख की किस्त एक पे कर दी, मतलब एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की दे दी, और 20,000 इस 12 लाख का ब्याज मतलब इंटरेस्ट दे दिया। तो अब देखो बैंक से हम कभी लोन लेते हैं तो उसका जो हमें इंस्टॉलमेंट भरना होता है वो हम कैश में दे के आते हैं बैंक वालों को कि नहीं भाई आज मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं जेब में, मैं जा रहा हूँ बैंक और मैंने पेमेंट कर दिया बैंक वाले को, ले भाई तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट। ऐसा नहीं होता ना, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से ही कटता है। आपके कभी किसी ने रिश्तेदार में लोन लिया हो या आपके घर में किसी ने लोन लिया हो तो आपको पता होगा कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट सीधा हमारे बैंक से कट जाती है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे, पेड इंटरेस्ट ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। तो अब देखो इंस्टॉलमेंट हम कैश में नहीं पे करते हैं, डायरेक्टली बैंक से करता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को। और सेकंड चीज क्या है, इंटरेस्ट। तो क्या हम ब्याज अलग से देने जाते हैं, इंस्टॉलमेंट बैंक से कटवा दिया और 20,000 जो उसका इंटरेस्ट है जो ब्याज है वो हम उसको बैंक वाले को जाके कैश दे देंगे, ऐसा नहीं होता है ना, बैंक से ही कटता है। तो मतलब कि ये 1,20,000 रुपये हमारे बैंक से पे होंगे SBI को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक में से हम डिडक्ट कर देंगे 1,20,000। कैश पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं है क्योंकि हमने ये बैंक से पेमेंट किया है 1,20,000। 1 लाख रुपए का हमारा इंस्टॉलमेंट था और 20,000 का हमारा ब्याज मतलब इंटरेस्ट था। अब बिल्डिंग तो कम ज्यादा हुई नहीं है। अब देखो, अब बताओ कि SBI जो 12 लाख रुपए का हमारा लाइबिलिटी चल रहा था इसमें कितना माइनस करूं, 1 लाख माइनस करूं या 1,20,000 माइनस करूं? 1 लाख माइनस करूंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो मैं 1 लाख रुपए का ही पे कर रहा हूँ ना। इस 12 लाख का जो मेरा लोन चल रहा था इसमें से 1 लाख ही कम होगा क्योंकि 20,000 तो मैंने इसका इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है। तो ब्याज ऐसा थोड़ी बोलता है, किसी से आपने कभी कर्ज पे पैसा लिया हो, उधार में पैसा लिया हो, तो ये थोड़ी बोलता है कि भाई ब्याज और सब पैसा मिला के तू मेरे मतलब उसी में से काट लियो जितना मैंने तुझे दिया है, ऐसा नहीं होता ना। ब्याज तो हमें देना पड़ता है अपनी तरफ से और उसका पैसा जो होता है वो तो देना ही पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 1 लाख रुपए माइनस करेंगे। तो अब जो ये बचा हुआ 20,000 है, ये 20,000 क्या है, ये 20,000 हमारी एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस होता है तो हम अपनी कैपिटल में से माइनस करते हैं, ये पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो ये 20,000 हम अपनी कैपिटल में से कम कर देंगे, 20,000। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1 लाख, क्योंकि कैश में कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अब देखो बैंक हमारा 4 लाख का था जिसमें से हमने 1,20 का पेमेंट कर दिया, तो मतलब 1,20 माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 280 प्लस बिल्डिंग ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है 12 लाख इक्वल टू। अब देखो जो लोन हमने SBI से 12 लाख का लिया था उसमें से 1 लाख रुपए तो हमने इसको पे कर दिया, तो ये 1 लाख माइनस कर देंगे तो ये 11 लाख हो गया। अब देखो जो हमारी कैपिटल 5 लाख की थी उसमें से 20,000 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब 20,000 रुपए से हमारी कैपिटल कम हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा 4,80,000। समझ में आ रहा है? आप इसको टोटल करके देख लेना, इक्वल ही होगा। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ करके नेक्स्ट पॉइंट ऊपर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसकी मैंने न्यू इक्वेशन यहाँ से उठा के ऊपर लिख दिया है और हम अगली पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट कहता है कि परचेज अ गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। मतलब कि रोहन नाम के आदमी से हमने गुड्स खरीदा है 1 लाख रुपए का उधार में, क्रेडिट में। तो
उधार में खरीदा है। अब उधार में खरीदा हो चाहे पैसे देके खरीदा है, खरीदा तो है, मतलब स्टॉक नाम की एक एसेट तो हमारी क्रिएट हो रही है, ठीक है, क्योंकि एसेट तो हमारा बढ़ ही रहा है। तो स्टॉक नाम से एक एसेट तो क्रिएट हो गई हमारी। इसका हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे क्या, परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो कैश पेमेंट कर रहे हैं क्या हम, यहाँ पे जो हमने गुड्स खरीदा है 1 लाख रुपए का, उसके लिए हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, जीरो लिखेंगे। क्या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से भी नहीं कर रहे क्योंकि खरीदा तो उधार में है, तो बैंक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बिल्डिंग कम ज़्यादा हुई नहीं है। अब स्टॉक, लेकिन स्टॉक तो आया 1 लाख का, स्टॉक 1 लाख रुपए का आया है। अब देखो स्टॉक 1 लाख का आया है और हमने उधार में खरीदा है, तो जब हम किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। बताया था मैंने, जब आपको मैंने बैलेंस शीट बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर आता है, और क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए की गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, तो हमने उधार में खरीदा है, तो वो बंदा हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर है तो हम उसको लायबिलिटी में शो करेंगे। तो लायबिलिटी में एक कॉलम जनरेट होगा क्रेडिटर के नाम से, क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी में एक कॉलम जनरेट हो गया। अब SBI बैंक का जो लोन था हमारा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि हमने ना वापस लोन और लिया है और ना ही लोन की पेमेंट की है। अब क्रेडिटर 1 लाख रुपए से हमारा और क्रिएट हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई 1 लाख रुपए से, क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिटर से 1 लाख रुपए का सामान उधार में ले लिया। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन और इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो ये 1 लाख चलता आ रहा है हमारे पास, 2,80,000 का बैंक है हमारे पास, 12 लाख की बिल्डिंग, 1 लाख का स्टॉक है, SBI का लोन 11 लाख का चलता आ रहा है, क्रेडिटर 1 लाख से अभी क्रिएट हुआ है, और कैपिटल पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो 480 का ही है। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, मतलब 20,000 का गुड्स जो हमने रोहन, ये जो क्रेडिटर था हमारा 1 लाख का जो स्टॉक हमने उधार में खरीदा था, उसने बताया था कि रोहन से खरीदा है, तो उसी रोहन को, मतलब उसी क्रेडिटर को 20,000 रुपए का जो गुड्स था वो हमने वापस कर दिया। वापस करने का कारण कुछ भी हो सकता है, हमें गुड्स पसंद ना आया हो या खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने वो 20,000 रुपए जिसकी कॉस्ट थी वो 20,000 का हमने रोहन को वापस कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम इसका ट्रांजेक्शन लिखते हैं, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। अब देखो गुड्स हमने रिटर्न किया है तो क्या कैश में कोई चेंज आया है, नहीं आया। बैंक में कोई चेंज आया है, बिल्कुल नहीं आया। बिल्डिंग में चेंज आया है, नहीं आया। अब देखो स्टॉक में चेंज आया है, जी बिल्कुल स्टॉक में चेंज आया है। हमारा स्टॉक जो 1 लाख का था उसी में से हमने 20,000 रुपए का तो वापस कर दिया, तो स्टॉक हमारा 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। अब ये 20,000 रुपए से हमने जो कम कर दिया, अब ये कहां से कम होगा, इधर बिल्कुल सही, हम क्रेडिटर में से ही तो कम करेंगे। भाई साहब 1 लाख रुपए का हमारा क्रेडिटर था, लेकिन 20,000 का उसका सामान हमने उसको वापस कर दिया, तो अब ये हमारा 80 का ही बचेगा ना, 20,000 तो हमने वापस कर दिया इसको, तो इसलिए हम क्रेडिटर में से 20,000 माइनस कर देंगे। SBI के लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। सिंपली इसको क्लोज करेंगे, यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख, 2,80,000, 12 लाख, और ये हमारा अब बच गया 80 का। SBI से लोन 11 लाख का, क्रेडिटर भी हमारा बच गया 80 का, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, सेम चलता आ रहा है 4,80,000 का। अब देखो जो हमारा 6th पॉइंट कहता है, तो 6th पॉइंट में है
सोल्ड गुड कॉस्टिंग 40,000 और 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। मतलब हमने 40,000 का गुड्स 50,000 में बेचा है राम को उधार में। मतलब कि राम नाम का कोई कस्टमर था, उसको हमने 40,000 का जो सामान था वो 50,000 में बेचा है। मतलब 10,000 की हमने प्रॉफिट किया, यहाँ पे 10,000 हमने कमाया उस राम से, लेकिन हमें कैश नहीं मिले हैं क्योंकि हमने ये सामान उधार में बेचा है। तो जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और डेटर्स हमारी क्या होती है, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है। तो डेटर्स एसेट होती है, तो एसेट में यहाँ पे हम डेटर का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। तो देखो कैश पे कोई इम्पैक्ट आया है, पेमेंट हमें मिली नहीं है बिल्कुल भी, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, जीरो। बैंक पे कोई इम्पैक्ट, बैंक में भी पैसा नहीं आया है, ना बैंक से पैसा गया है। बिल्डिंग भी ना ज्यादा हुई है ना कम हुई है। स्टॉक पे देखो, स्टॉक पे जो 80,000 का स्टॉक था, इसी 80,000 में से हमने 40,000 का सामान बेच दिया। अब यहाँ 50 क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि जो गुड्स मैंने बेचे हैं उसकी कॉस्टिंग 40,000 थी। मतलब कि 40,000 का ही तो मेरा स्टॉक कम होगा, 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो तो मेरी प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे 40,000 से कम करूंगा। अब जो डेटर का कॉलम जनरेट हुआ है, जो डेटर्स है हमारे, तो डेटर्स जो हमारे बने वो 50,000 से बने ना, क्योंकि डेटर्स को तो हमें 50,000 पेमेंट करनी है। हमने गुड्स 40,000 का बेचा है, लेकिन जो डेटर पेमेंट करेगा हमें वो तो 50,000 का करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000। अब देखो एसबीआई के लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैपिटल पे इम्पैक्ट आया है, बिल्कुल आया है, क्योंकि हमने 40,000 का सामान 50,000 में बेचा है, तो जो 10,000 है वो हमारी प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब इनकम है, और जब इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो यहाँ पे हम 10,000 कैपिटल में ऐड करेंगे। सिंपली इसको क्लोज करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। सॉल्व कर देते हैं। 1 लाख, 2 लाख 80,000, 12 लाख 80,000, 80 में से 40 माइनस हुआ था, मतलब 40,000, 50,000। लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था तो 11 का ही चलेगा। क्रेडिटर भी 80 का ही है, और कैपिटल 10,000 बढ़ गई, मतलब 4,90,000 हो गई। मेरे पास स्पेस नहीं है और इसके कुछ और पॉइंट्स बच रहे हैं, तो मैं इसको वापस से ऊपर लिखने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। तो चलो देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये वाली जो न्यू इक्वेशन है वही वाली इक्वेशन है जो हमने नीचे लिखी थी लास्ट में, ठीक है। तो 7th पॉइंट देखते हैं। तो 7th पॉइंट कह रहा है टुक गुड फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो ओनर है उसने बिजनेस से गुड्स ले लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस से अगर ओनर भी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो वो ड्राइंग्स होती है, बताया था मैंने आपको। तो मतलब कि इसका सीधा मतलब ये है कि ओनर ने ड्राइंग्स कर ली है गुड्स निकाल के बिजनेस से 10,000 रुपए की। तो मतलब 10,000 की बिजनेस में से जो गुड्स है, जो स्टॉक है 10,000 के, वो ओनर अपने घर ले गया है। तो हम इसकी क्या करेंगे, 7th पॉइंट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। तो अब देखो गुड्स निकाले हैं ना, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि निकाले तो गुड्स है हमने, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं। बैंक पे भी सिमिलरली कोई इम्पैक्ट नहीं। बिल्डिंग भी ना ज्यादा हुई है ना कम हुई है। स्टॉक में से 10,000 के निकाल लिए गए हैं, तो 10,000 रुपए की स्टॉक कम हो जाएगी। अब डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं जी, कोई डेटर्स को हमने उधार में सामान बेचा थोड़ी है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एसबीआई के लोन पे कोई इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं, 11 लाख का चलता आ रहा है, यही चलेगा। क्रेडिटर भी ना बढ़ेगा ना घटेगा।
अब देखो कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो 10,000 रुपए ओनर ने 10,000 रुपए के गुड्स निकाल लिए, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता है, तो ये 10,000 रुपए हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सिंपली इसको क्लोज करेंगे और यहां हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। 1 लाख, 2,80,000, 12 लाख, 40,000, 50,000। अच्छा ये 40 नहीं है 30 होगा, क्योंकि 10 तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, एसबीआई के लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, 11 लाख का ही आएगा। क्रेडिटर 80,000 के, और कैपिटल हमारी रह गई 4,80,000 की। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 पॉइंट कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट 5,000। मैंने बताया था एक्रूड इंटरेस्ट कौन सी इंटरेस्ट होती है, मतलब वो इनकम या वो इंटरेस्ट जो हमें मिलने तो है बट मिले नहीं है, मिलने हैं बट मिले नहीं है, मतलब हमें अर्न तो कर ली है बट हमें अब तक हाथ में नहीं आया। तो एक्रूड इंटरेस्ट होती क्या है हमारी, मैंने आपको बताया था एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट्स होती है। तो एसेट में एक नया कॉलम क्रिएट होगा एक्रूड इंटरेस्ट का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो 8 पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, कैश ना आया ना गया, बैंक में ना पैसा आया ना गया, बिल्डिंग पे भी कुछ चेंज नहीं आया, स्टॉक पे भी कोई चेंज नहीं आया, डेटर पे भी कोई चेंज नहीं आया। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम हुई है हमारी कितनी, 5,000 की एक्रूड इंटरेस्ट, तो 5,000 ये यहाँ ऐड हो जाएगा। अब एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, तो ये 5,000 क्या है, इनकम है, और अगर इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो यही हम करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,000। सिंपली इसको क्लोज करेंगे और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 लाख, 2,80,000, 12 लाख, 30,000, 50,000 एंड 5,000। 11 lakhs, 80,000, और कैपिटल हमारी कितनी हो गई, 485। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने बताया था कोई भी चीज अगर हमें एडवांस में मिलती है तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो चीज का हमने पैसा तो ले लिया, उस काम के हमने पैसे तो ले लिए, बट वो काम अब तक हमने किए नहीं है, उसका काम करके दिया नहीं है, और जब उसका काम हमने करके नहीं दिया तो हो सकता है इन केस ऑफ फ्यूचर हमने अगर उसका काम नहीं किया तो वो हमसे पैसे वापस मांगे, हमें उसको पैसे वापस करने पड़ जाए। इसीलिए जो भी हमें एडवांस में मिलता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे क्या, पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग देखना। तो देखो कैश पे कोई इम्पैक्ट, कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ है, तो कैश पे इम्पैक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अरे 10 जो भी कमीशन का अमाउंट था 20,000 का कमीशन एडवांस में मिला था, तो वो 20,000 हमें मिल गया ना, इन फॉर्म ऑफ कैश मिला होगा या बैंक मिला होगा, और जब बताया नहीं होता ना कि क्या है तो कैश ही होता है। तो 10,000 20,000 रुपए हम कैश में ऐड कर देंगे, बाकी किसी चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। अब देखो एसबीआई का लोन, अरे बड़ा थोड़ी है यार, 11 लाख का चल रहा है, क्रेडिटर इतना ही है। अब देखो जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, आप लोग देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको, यहाँ पे ये एक नया कॉलम क्रिएट होगा इस नाम से, ठीक है, आप लोग सही कर लेना अपने कॉपी में। तो अब देखो यहाँ पे हम एक यहाँ बढ़ा देंगे क्या, जो 20,000 रुपये हमें एडवांस में मिला था, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो इसको क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं न्यू इक्वेशन।
सॉल्व करते हैं। तो अब कैश कितने का हो गया हमारे पास, 1,20,000 का। बैंक 280 ही है, बिल्डिंग 12 लाख की ही है, स्टॉक 30 का है, 50 के डेटर्स हैं और 5,000 हमारा एक्यूड इंटरेस्ट था। 11 लाख रुपए SBI का लोन है, 80,000 का क्रेडिटर है और ये 20,000 रुपये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है और ये हमारा 485 कैपिटल है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट है हमारा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो क्वेश्चन में याद करो राम कौन था। राम कौन था? राम था हमारा डेटर जिसने हमसे 50,000 का सामान उधार में खरीदा था। तो राम भाई साहब ने हमें 10,000 रुपये दे दिए हैं। तो एंट्री कर देते हैं हम इसकी। 10th एंट्री करेंगे हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से कितना रिसीव हुआ है? 10,000। इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो, जो भाई साहब डेटर्स 50,000 के थे, उसी डेटर ने भाई 10,000 दे दिए तो डेटर कम हो जाएगा ना 10,000 से। 50,000 का जो डेटर था उसने 10,000 वापस कर दिए तो डेटर्स में से 10,000 कम हो गए, कैश में ऐड हो गए और कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली अब इसको क्लोज कर देंगे और लास्ट वाले को हम क्या लिखते हैं? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया ये? 1,30,000, 2,80,000, 12, 30, 40, 5, 11, 80, 20 और 485। डबल लाइन से क्लोज करते हैं नीचे वाली को हम। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की जिसमें मैं एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा आपका जिसमें हम करेंगे रूल्स ऑफ डिविडेंड।